अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज के अब तक 3 लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जा चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 4 डिलीवर किया जाएगा। जिन लोगों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है उन सब से गुजारिश है कि ग्रुप में मौजूद ओरिएंटेशन क्लास को ज़रूर देख लें। ओरिएंटेशन क्लास में आपको कोर्स आउटलाइन बताई जा चुकी है। जी हाँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है और वो कोर्स आउटलाइन से ना वाकिफ़ हैं। तो अगेन उनको कैसे मालूम होगा कि कोर्स आउटलाइन हमारी क्या है। हर सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन आपको ओरिएंटेशन क्लास में बता दी गई है। अब जब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में आपको बताया गया हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था। आज इंशाल्लाह वहीं से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे और आज आपको एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करवाया जाएगा, वो है वर्ल्ड जियोग्राफ़ी। तो वर्ल्ड जियोग्राफ़ी से आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं। और वर्ल्ड जियोग्राफ़ी एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ एफपीएससी बल्कि पीपीएससी, एनटीएस, ओटीएस और पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट लिए जाते हैं उनमें यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको वर्ल्ड जियोग्राफ़ी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाए। और अगर आप इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो याद रखिएगा ये मालूमात आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि हमें चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहती। हम पढ़ाई तो कर लेते हैं, हम तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा टेस्ट आ जाता है और टेस्ट में हम जब अपीयर होते हैं और हमारे सामने सवाल मौजूद होता है तो हम उसका सही जवाब नहीं दे पाते। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी मालूमात को अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो वो कभी भी आपको याद नहीं होगी। ये चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो वो चीज़ आप कभी भी लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख सकते। तो आपने करना क्या है कि चीज़ों को इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। जिस तरह से आज आपको टॉपिक स्टार्ट करवाया जाएगा वर्ल्ड जियोग्राफी का। अब वर्ल्ड जियोग्राफी को जानने के लिए आपके अंदर एक जुस्तजू होनी चाहिए। आपको जानने की क्या जुस्तजू होनी चाहिए कि आपको जानना है कि दुनिया में कितने ममालिक हैं। दुनिया की जो जियोग्राफी है इसमें सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, सबसे बड़ा बरआज़म कौन सा है। तो जब तक आपके अंदर ये जुस्तजू नहीं होगी किसी भी मालूमात को हासिल करने की, तो चीज़ों को आप लंबे अरसे तक याद नहीं रख सकते। और उससे होगा क्या, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। जो टेस्ट लिए जाते हैं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट लिए जाते हैं एफपीएससी की जानिब से, पीपीएससी की जानिब से और दीगर जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट कंडक्ट करती हैं, तो ये चीज़ें आपको याद नहीं होने वाली। तो हमेशा मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि एक और स्ट्रैटेजी है जिससे आप चीज़ों को लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं, वो है हैंड रिटन नोट्स। जितने ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि हमने लेक्चर तो ले लिया, अब इस लेक्चर में मौजूद जो मालूमात है वो आपको 3 से 4 दिन या 4 से 8 दिन तक आप उसको रिटेन रखते हैं अपने माइंड के अंदर। उसके बाद आप ये चीज़ें भूलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब आप चीज़ कोई लिखते हैं खुद से अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो वो चीज़ें लंबे अरसे तक आपको याद रहेंगी। तो बगैर देर के आज के लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास हमने जहाँ पर ख़त्म की थी वहीं से लेक्चर नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। मोइंजोदड़ो इज़ लोकेटेड ऑन दी बैंक ऑफ इंडस रिवर। मोइंजोदड़ो कहाँ पर वाक़ है? जी हाँ, दरियाए सिंध के किनारे पर मौजूद है। और अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मोइंजोदड़ो किस प्रोविंस में मौजूद है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जी हाँ, आपका जवाब होना चाहिए कि ये सिंध प्रोविंस में मौजूद है। अगर मैं आप डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछूं कि किस डिस्ट्रिक्ट में मोइंजोदड़ो आता है तो आपका जवाब होना चाहिए ये आता है लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल मालूमात आपको मालूम होनी चाहिए। इससे भी सवालात बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, मलाखड़ो इज अ गेम। मलाखड़ो क्या है? मलाखड़ो एक खेल है जो कि सिंध में खेला जाता है। और इसकी तारीख कितनी पुरानी है? इसकी तारीख 5000 साल पुरानी है। ठीक है, मलाखड़ो एक स्पोर्ट है, एक खेल है जो कि सिंधी फॉर्म ऑफ रेसलिंग है। एक तो मॉडर्न रेसलिंग आजकल आप देखते हैं WWE जो कि 10 स्पोर्ट्स पर दिखाई जाती है, तो ये मॉडर्न रेसलिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा कि कदीम ज़माने में जो रेसलिंग खेली जाती है
اس کو سندھی زبان میں کہا جاتا ہے ملاکڑو. اور آج بھی اگر میں بات کروں آج سے 10-15 سال پہلے کی، جب میں سندھ میں رہتا تھا، تو گاؤں دیہات کے اندر جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد یہ اسپورٹ آج بھی کھیلا جاتا ہے، یہ کھیل آج بھی کھیلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوٹاوا کنونشن 1997 یہ کس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے؟ یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن سے ریلیٹ کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں الیکشنز کی، جو کہ 1945-46 میں یعنی آزادی سے پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے، اس میں مسلمانوں کی جو ٹوٹل سیٹس تھی وہ کتنی تھی؟ 119 سیٹس تھی. اور بنگال مسلم لیگ نے کتنی سیٹس جیتی تھی؟ جی ہاں، 113 سیٹس جیتی تھی. پاکستان اسٹڈیز میں یہ ٹاپک میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا کہ اس الیکشنز کے جو ریزلٹس تھے وہ مسلمانوں کے لیے کتنے زیادہ مفید ثابت ہوئے، اور مسلمانوں کو آزادی کی جدوجہد میں اس الیکشنز نے کتنا اہم کردار ادا کیا. تو پاکستان اسٹڈیز میں ہم وہ پڑھنے والے ہیں. گرین وچ ایک جگہ ہے جو کہ کہاں پر واقع ہے؟ جی ہاں، لنڈن میں واقع ہے، جو کہ کیپٹل سٹی ہے انگلینڈ کا. اور یہ جگہ کس وجہ سے مشہور ہے؟ از فیمس فار کیلکولیٹنگ ٹائم. یہاں سے ٹائم کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. شارجہ جو مقام ہے، شہر ہے، یہ کس ملک کا شہر ہے؟ جی ہاں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا یہ شہر ہے. لیاقت علی خان جو کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بھی تھے، انہوں نے نیشنل فلیگ پہلی بار فارمل اپروول کے لیے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں پیش کیا 11 اگست 1947 کو. ٹھیک ہے. حبیب بینک آف پاکستان جو کہ ایچ بی ایل بینک ہے، جو کہ اس وقت بھی پاکستان کا سب سے بڑا کمرشل بینک ہے، جو جب پاکستان نے اپنا پہلا بجٹ بنانا تھا آزادی کے بعد، اس بجٹ کو بنانے میں حبیب بینک آف پاکستان نے پاکستان کی مدد کی. بلائنڈ ڈالفنز یہ کہاں پر پائی جاتی ہیں؟ ریور انڈس میں آپ کو بلائنڈ ڈالفنز یعنی اندھی ڈالفنز ملتی ہیں. ٹھیک ہے. دا ڈیوریشن آف پاکستان نیشنل اینتھم، پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے، یاد رکھے گا یہ اس کا دورانیہ ہے صرف اور صرف 80 سیکنڈز. تو نیشنل اینتھم کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ آپ کو معلومات بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو نیشنل اینتھم ہے، اس میں اردو زبان کا صرف اور صرف ایک لفظ ہے. اردو زبان کا صرف اور ایک لفظ ہے، وہ ہے کا. ٹھیک ہے. کا کے علاوہ اس نیشنل اینتھم میں جو الفاظ ہیں وہ اردو لینگویج سے تعلق نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. ایسٹرونومرز کال دا ریڈ اسکائی بیفور سن رائز، یعنی جو ایسٹرونومرز ہیں وہ ریڈ اسکائی کو جب سن رائز ہونے سے پہلے جو آسمان ہے وہ ہمیں دکھتا ہے ریڈش کلر کا، اس کو وہ کہتے ہیں آرورا. ٹھیک ہے. پیرس کیپٹل سٹی آف فرانس، یہ کس وجہ سے مشہور ہے؟ یہ فیشن اینڈ ڈیکوریشن کی وجہ سے مشہور ہے. انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کہاں پر واقع ہے؟ جی ہاں، فلپائن میں یہ انسٹیٹیوٹ موجود ہے. یہ انسٹیٹیوٹ کب بنا تھا؟ یہ انسٹیٹیوٹ بنا تھا 1960 کے اندر. یاد رکھے گا یہ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا تھا 1960 کے اندر. کون سا انسٹیٹیوٹ؟ دا انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ فلپائن کے اندر موجود ہے، اور یہ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا تھا 1960 کے اندر. ٹھیک ہے. کرکک کیا ہے؟ یہ ایک شہر کا نام ہے جو کہ عراق میں موجود ہے. اور یہ شہر کس وجہ سے مشہور ہے؟ جی ہاں، یہ شہر مشہور ہے آئل فیلڈز کی وجہ سے. وال اسٹریٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک شہر ہے، نیو یارک، وہاں پر یہ واقع ہے. اور یہ کس وجہ سے اسٹریٹ مشہور ہے؟ جی ہاں، وال اسٹریٹ. ایک تو چیز یاد رکھنی ہے کہ وال اسٹریٹ کہاں پر ہے؟ نیو یارک کے اندر موجود ہے. اور یہ اسٹریٹ کس وجہ سے مشہور ہے؟ از فیمس فار بینکنگ، فائنانس اینڈ اسٹاک ایکسچینج. وال اسٹریٹ بینکنگ، فائنانس اور اسٹاک ایکسچینج کی وجہ سے مشہور ہے. بالی ایک فیمس ٹورسٹ ریسورٹ ہے، کہاں پر؟ جی ہاں، انڈونیشیا کا ایک فیمس ٹورسٹ ریسورٹ ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد کو کہا جاتا ہے برسیلا آف پاکستان. اسلام آباد کو گرینری کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے برسیلیا آف پاکستان. اور برسیلیا کس کا کیپٹل ہے؟ یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا، برسیلیا کیپٹل ہے برازیل کا. ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی معلومات آپ نے یاد رکھنی ہے تاکہ آپ اپنی معلومات کو بہت اچھے سے
आगे लेकर चलें, और ये जितनी चीज़ें आपको याद रहेंगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इसका एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। कैनकन, कैनकन अगेन ये एक शहर है जो कि मैक्सिको का शहर है, उसका नाम है कैनकन। वाटरलू किस मकाम पर यानी किस मुल्क में मौजूद है, तो वाटरलू बेल्जियम में मौजूद है। और बेल्जियम का कैपिटल सिटी कौन सा है, जी हाँ इसका कैपिटल सिटी है ब्रसल्स। अब बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी गई है, वो कहाँ पर लड़ी गई, बेल्जियम में लड़ी गई। किस तारीख को लड़ी गई, जून 1815 में लड़ी गई थी। और इसमें फाइनल डिफीट हुई थी नेपोलियन को, ठीक है, हु कनकर्ड मच ऑफ यूरोप इन द अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है। जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग इज फेमस फॉर गोल्ड माइंस। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जोहानिसबर्ग किस मुल्क का शहर है, तो याद रखिएगा ये साउथ अफ्रीका का शहर है, कि इसी वजह से मैं कहता हूं कि अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिया करें, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं उसको नोट्स में लिख लिया करें। बेथलेहम, बेथलेहम इज एसोसिएटेड विद जीसस क्राइस्ट, ठीक है। अब येलो स्टोन नेशनल पार्क किस मुल्क में मौजूद है, येलो स्टोन नेशनल पार्क मौजूद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का तजुर्बा कब किया था, जी हाँ ये किया था 28 मई 1998 को। किस मकाम पर किया था, चागी के मकाम पर किया था। और याद रखिएगा चागी का मकाम पाकिस्तान के किस सूबे में मौजूद है, बलूचिस्तान सूबे के अंदर मौजूद है। एक टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है जिसका नाम है विल्डन, ये कहाँ पर खेला जाता है, लंदन के मकाम पर खेला जाता है, और गालिबन समर्स में खेला जाता है, जून जुलाई में। जून जुलाई में हर साल लंदन के अंदर ये टेनिस का टूर्नामेंट खेला जाता है, और ये टेनिस की दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। गोलान हाइट्स का नाम अक्सर आप न्यूज़ में सुनते हैं, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है किन दो मुल्कों के दरमियान, सीरिया और इसराइल के दरमियान। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिस पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। गोलान हाइट्स सीरिया का एक मकाम है, लेकिन उस पर कब्जा किया हुआ है इसराइल ने, ठीक है। अब 6 डे वॉर लड़ी गई है 1967 में, जब इसराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री हासिल की थी किस यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉलैंड से। अब्दुल कदीर खान को निशान इम्तियाज़ भी मिल चुका, हिलाल इम्तियाज़ भी मिल चुका, और ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर फिजिस्ट थे। इनको फादर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक वेपन प्रोग्राम भी कहा जाता था, ठीक है। अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं, तो अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे वेस्ट में मौजूद है, सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया को से अलग होता है बाय ऑक्सस रिवर। नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में जो कि हमारे घरों में मौजूद हैं। पेरिस कैपिटल सिटी है फ्रांस का, और ये कैपिटल सिटी किस दरिया के किनारे पर मौजूद है, रिवर सीन के किनारे पर पेरिस मौजूद है। अब सुप्रीम कोर्ट की जज की बात कर लें, ठीक है। हालिया वक्तों में आपने देखा होगा कि हमारे एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड हुए हैं, तो सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज कितनी एज में रिटायर होता है, तो वो 65 साल की एज में रिटायर होता है। याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जज है वो उसकी उम्र कितनी होगी कि वो रिटायर होगा, जी हाँ उसकी उम्र होगी 65 साल, तब वो रिटायर होगा, ठीक है। द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन पाकिस्तान इन 1974। ये दौर था जुल्फ़कार अली भुट्टो का जब पाकिस्तान के बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन पाकिस्तान इन 1974। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया था, ठीक है। चाइनीज इन्वेंटेड द पेपर। आज जो पेपर हम इस्तेमाल करते हैं, कागज़ इस्तेमाल करते हैं, किस मुल्क की ईजाद है, चाइना की ईजाद है। इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं, इंडिया के अंदर हैं
28 स्टेट्स। इक्वेटर जो है वो 13 मुल्कों से होकर गुजरता है। इक्वेटर कितने मुल्कों से होकर गुजरता है? 13 मुल्कों से होकर गुजरता है। उन मुल्कों के नाम है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। ये 13 मुल्क हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है। सवाल किया जाता है कि बताएं इक्वेटर कितने मुल्कों से होकर गुजरता है? इक्वेटर होकर गुजरता है 13 मुल्कों से। विकी लीक्स के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या है? उनका नाम था जूलियन असsange, उनका नाम था। डेविस कप, डेविस कप जो खेला जाता है इज एसोसिएटेड विद टेनिस। ठीक है, डेविस कप इज एसोसिएटेड विद टेनिस। जिना ऑफ पाकिस्तान, ये एक किताब है, किसने लिखी थी? स्टैनले वुलपर्ट ने इस किताब को लिखा था। मोनाको हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। दुनिया में पूछा जाता है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, और पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन दुनिया में किस मुल्क की है, तो शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन दुनिया में मोनाको की है। गजा, ये एक फेमस सिटी है फ़लस्तीन का। 5 Ws इस्तेमाल किया जाता है, ये टर्म इस्तेमाल की जाती है प्रेस के अंदर। ठीक है, अब 5 Ws है क्या? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ये 5 Ws इस्तेमाल होते हैं प्रेस की दुनिया में, अखबार की दुनिया में, ठीक है, मीडिया की दुनिया में। पाकिस्तान ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया 1950 के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान ने चाइना को कब रिकॉग्नाइज किया है? 1950 के अंदर। और चाइना आज़ाद कब हुआ है? चाइना आज़ाद हुआ है 1949 के अंदर। उर्दू ज़ुबान के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? उर्दू ज़ुबान के अंदर 37 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, सबसे लाइटेस्ट गैस हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर नज़र दौड़ाएं तो सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है? वो है हाइड्रोजन। रोनाल्ड रीगन कौन थे? रोनाल्ड रीगन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और ये साथ के साथ एक्टर भी थे। जिस तरह आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि मैंने अक्सर WWE की रेसलिंग में इनको अक्सर देखा था, ये शर्त लगाते थे, इसी तरह रोनाल्ड रेगन जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, और उनका जो प्रोफेशन था वो क्या था? वो एक एक्टर भी थे। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन होती है? इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है 19 सितंबर 1960 को। ये सवाल मुझसे किया गया था इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, मेरी जॉब का इंटरव्यू था, तो उसमें मुझसे जब पूछा गया कि बताएं इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई, जब मैंने जवाब उनको दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है 1960 में, तो मुझसे इंटरव्यू पैनल ने पूछा कि बताएं तारीख क्या थी। तो आपको तारीख भी याद होनी चाहिए, ये तारीख थी 19 सितंबर 1960। कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल ये स्टार्ट होती है 1961 में। ठीक है, नेल्सन मंडेला, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी इन्होंने जद्दोजहद लड़ी है साउथ अफ्रीका के लिए। ये तकरीबन 27 साल जेल में रहे। कितने साल? 27 साल जेल में इन्होंने गुजारे। यूँ समझ लीजिए मेरे लिहाज से इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजार दी, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के वो 27 या 20 या 15 साल ही पीक ईयर्स होते हैं जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ठीक है, लियाकत अली ख़ान की बात करें तो लियाकत अली ख़ान ने एक बार कहा था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे स्टालिन हैं, यानी स्टालिन ऑफ आवर स्टेट। लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कायद आज़म के बारे में कहा था कि कायद आज़म इज़ द स्टालिन ऑफ आवर स्टेट। पहला सेंसस पाकिस्तान में कब हुआ? पहली मर्दमशुमारी पाकिस्तान में होती है 1951 में। बेबीलोन, बेबीलोन एक सिटी है इराक का। अब हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताया कि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। ये टॉपिक इंटरेस्ट लेकर पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले जान लीजिए, ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरी ज़मीन जो है, ठीक है, पूरा प्लैनेट जो है अर्थ, इसको हमने डिवाइड किया है कितने कॉन्टिनेंट्स में? इसको हमने डिवाइड किया है 7 कॉन्टिनेंट्स में। कितने कॉन्टिनेंट्स में? 7 कॉन्टिनेंट्स में हमने इस बड़े आज़म को क्या किया है? डिवाइड किया है। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 साउथ अमेरिका, नंबर 4 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 5 यूरोप, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया एंड नंबर 7 इज एंटार्क्टिका। एशिया की अगर हम बात करें, अब मैं ये आपको बता रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के मुताबिक। ठीक है, एशिया में कितने ममालिक हैं? 48 कंट्रीज़ हैं।
सबसे पॉपुलेटेड कंट्री एशिया में इस वक्त कौन सा है, वो है इंडिया। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन एशिया, यानी एशिया के अंदर रुकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, वो है चाइना। देन लार्जेस्ट इकॉनमी की अगर हम बात करें, एशिया में सबसे बड़ी इकॉनमी किसकी है, वो है चाइना की। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में कितने ममालिक हैं, 54। और अफ्रीका के अंदर सबसे पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है नाइजीरिया। और लार्जेस्ट कंट्री की बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो है अल्जीरिया। और लार्जेस्ट इकॉनमी की हम बात कर लेते हैं अफ्रीका के अंदर, तो वो नाइजीरिया की है। साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको 14 ममालिक मिलेंगे। और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री यहाँ पर आपको मिलेगा ब्राज़ील, यानी साउथ अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो मुल्क है वो है ब्राज़ील। और सबसे बड़ी जो रुकबे के लिहाज से जो मुल्क है वो भी ब्राज़ील है। और लार्जेस्ट इकॉनमी आपको साउथ अमेरिका में वो भी ब्राज़ील की मिलेगी। नॉर्थ अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर 23 ममालिक हैं। और सबसे पॉपुलेटेड कंट्री यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन नॉर्थ अमेरिका इज कनाडा। यहाँ पर रुकबे के लिहाज से अगर बात की जाए, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है कनाडा। लार्जेस्ट इकॉनमी की अगर बात की जाए तो अगेन सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे बड़ी इकॉनमी है। यूरोप में 44 ममालिक हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन यूरोप इज़ रशिया। अब रशिया याद रखिएगा कि इसका थोड़ा सा हिस्सा एशिया में आता है, लेकिन ये यूरोप का हिस्सा है। कंट्री लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, दुनिया की अगर हम बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इन टर्म्स ऑफ एरिया वो भी रशिया है। और यूरोप की अगर बात करें तो इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा मुल्क वो भी रशिया है। लार्जेस्ट इकॉनमी की हम बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट इकॉनमी यहाँ पर जर्मनी की आपको मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की जाने बढ़ते हैं तो यहाँ पर 23 ममालिक मौजूद हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए रुकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया। और इकॉनमी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में कौन सा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया है। और एंटार्क्टिका आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोई आबादी मौजूद नहीं है, ये एक आइसी कॉन्टिनेंट है। दूसरा सवाल अक्सर आपसे मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसीज पूछती हैं और इंटरव्यू पैनल में भी ये सवाल किया जाता है रिगार्डिंग कंट्रीज कैपिटल और उनकी करेंसीज से मुतालिक। अब आप सभी लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में कितने ममालिक हैं, दुनिया में हैं 193 कंट्रीज़। कि अब इन 193 कंट्रीज़ के कैपिटल्स को याद करना और उनकी करेंसीज़ को याद करना इवन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके सब कैपिटल्स याद रख सकूँ, और किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारे 193 ममालिक के कैपिटल्स याद रख सके और उनकी करेंसीज के नाम याद रख सके। तो हमने क्या किया, हमने ये किया है कि पास्ट एग्ज़ाम्स को हमने देखा कि अक्सर जो एशिया से, अफ्रीका से, नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जिन ममालिक के कैपिटल्स आपसे पूछे जाते हैं या उनकी करेंसीज पूछी जाती हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। इसको आपने याद करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह आप किसी भी पेपर में बैठेंगे, किसी भी टेस्ट में बैठेंगे, तो एशिया से अक्सर इन्हीं कंट्रीज़ के कैपिटल्स, इन्हीं कंट्रीज़ की करेंसीज आपसे पूछी जाती है। तो पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उससे आपने पढ़ना है। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं इनके कैपिटल्स आपको याद रखने हैं और इनकी करेंसीज को याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो अक्सर पूछे जाते हैं वो एशियन के कैपिटल्स पूछे जाते हैं और एशियन कंट्रीज़ की करेंसीज के बारे में सवाल किए जाते हैं। दैन अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स यहाँ पर आपको दे दी गई हैं इस लिस्ट में। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ के कैपिटल्स और करेंसीज़ की लिस्ट आपको दे दी गई है, यही आपने याद रखना है इंशाल्लाह। अगर आप ये याद रखते हैं तो इंशाल्लाह आप आसानी के साथ किसी भी टेस्ट में आने वाले सवालात जो कि कैपिटल्स के हवाले से पूछे जाएं या करेंसीज के हवाले से पूछे जाएं, तो उसका जवाब आप बआसानी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।